Hello friends, today we'll be beginning with one of the very simplest and marks scoring head, that is income from house property. जैसा आप और मैं सभी जानते हैं कि वी हैव सेक्शन 14 इन इनकम टैक्स एक्ट जो बोलता है कि आप कोई भी इनकम कमाइए दैट इनकम विल बी क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट हेड्स, नेमली इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड लास्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 में से आज जिस हेड पे हम डिस्कशन करेंगे वो रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब दोस्तों, जब मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, व्हेनेवर आई स्पीक ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वर्ड है हाउस, हाउस का मतलब यहाँ पे घर नहीं होता। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी, द टर्म हाउस प्रॉपर्टी refers to any kind of building। यानी जब हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग। तो रेदर देन नेमिंग द हेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस हेड का एक प्रॉपर नाम जो होना चाहिए मेरे हिसाब से वो होना चाहिए इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, क्योंकि इस हेड में हम ऐसी इनकम के बारे में डील करेंगे जो कि बिल्डिंग से होती है। अब अगर थोड़ा दिमाग में जोर डालो कि बिल्डिंग से हम किस तरीके की इनकम कमा सकते हैं, तो बेसिकली थोड़ा याद करें कि बिल्डिंग से हम क्या क्या कमा सकते हैं, तो मुझे जवाब मिलता है कि बेसिकली 3 तरीके की इनकम हम कमाते हैं। जब बिल्डिंग की बात आती है तो बिल्डिंग से 3 तरीके की इनकम हम कमा सकते हैं। नंबर वन जो हम कमा सकते हैं वो है ऑब्वियसली रेंट, कि हमने क्या किया, बिल्डिंग को किराए में दे दिया और उससे अब हमें क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। ये एक तरीके की कमाई होती है। नंबर 2, हमने उसे बेच दिया, यानी बिल्डिंग को हमने सेल कर दिया या कुछ भी तरीके से ट्रांसफर कर दिया, तो ये एक तरीके से कमाई हो सकती है कि भैया 10 लाख में खरीदा था 50 लाख में बेच दिया, तो ये एक कमाई हो गई। और नंबर 3 कि हम उस बिल्डिंग का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो बिजनेस से कुछ कमा रहे हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी 3 तरीके से कमाई जो है बिल्डिंग से रिलेटेड वो दिमाग में आती है। अब उन 3 तरीकों में ये हेड केवल और केवल जो पहला तरीका है दैट इज रेंट, तो उससे होने वाली इनकम को ही इस हेड में कंसिडर करता है। यानी जो आपको रेंट से कमाई होगी वही आपका एचपी हेड के अंदर क्लासिफाई होता है, जिसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर आप वो बिल्डिंग को बेचेंगे तो बेचने से जो कमाई होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन, अनलेस उसी चीज का आपका बिजनेस हो। तो आमतौर पे हम कोई बिल्डिंग बेचते हैं, नॉर्मली कोई भी बेच सकता है जिसके पास भी फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने ले रखा होगा, तो उसको बेचेंगे तो जो भी इनकम होती है वो कैपिटल गेन हेड में आती है। और अगर आपने वहाँ पे बिजनेस किया, उस बिल्डिंग का इस्तेमाल अपने बिजनेस पर्पस वगैरह के लिए किया, तो ऐसे केस में फिर यहाँ पे वो जो इनकम आएगी वो क्लासिफाई होती है अंडर द हेड पीजीवीपी। तो यानी ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो केवल आपके पहले टाइप की जो इनकम है उस इनकम को क्लासिफाई करने के लिए बना है। तो और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे हिसाब से तो इस हेड का नाम क्या होना था, इवन नॉट इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, इस हेड का प्रॉपर नाम होना था रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, क्योंकि केवल और केवल एक ही टाइप की इनकम इस हेड में आती है और वो है रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग। अगेन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे घर नहीं होता। कहने के लिए कई बार कई वर्ड्स हो जाते हैं लेकिन हम उसको कॉमनली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सिंपल लैंग्वेज में तो हाउस का मतलब घर होता है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कोई घर नहीं। यानी मैंने कोई घर किराए पे दिया हो, चाहे दुकान किराए पे दिया हो, मकान किराए पे दिया हो, फैक्ट्री किराए पे दिया हो, गोडाउन किराए पे दिया हो, यहाँ पे वो हर चीज का किराया विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मीनिंग देयर बाय यहाँ पे द वर्ड हाउस प्रॉपर्टी can be used as a synonym for building. So the actual income which is taxable under this head is rental income from building, जो आपको बिल्डिंग से हो सकती है। तो ये इसका पूरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है।
अब इसके सेक्शन कवरेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो सेक्शन कवरेज है वो है सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27, करेक्ट। तो यानी 22 से 27, 14 ने बोला 5 हेड्स में आपकी इनकम क्लासिफाई होंगी, फिर 15, 16, 17 रिलेट्स टू इनकम फ्रॉम सैलरी, 18, 19, 20, 21 इनकम टैक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी वो कभी किसी जमाने में थे जिन्हें डिलीट किया जा चुका है। सो उसके बाद जो अगला ही सेक्शन हमारा रहता है वो रहता है सेक्शन 22, जहां से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होना चालू हो जाती है, करेक्ट। तो अभी तक जो मैंने आपको सिखाया उसको मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं कि ये हेड जो है वो आपकी बिल्डिंग से होने वाली इनकम पे टैक्स लगाता है। बिल्डिंग पे कौन कौन सी इनकम होती है, तो उस पे जो 3 तरीके की इनकम दिमाग में आती है, उसमें केवल जो पहला तरीका है दैट इज रेंटल इनकम, केवल वही इनकम इस हेड में टैक्सेबल होती है। बहुत ईजी हेड है, बहुत ईजी हेड है, बहुत ईजी हेड है, चाह के भी आप इस हेड में गलती नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। अब आगे ले जाता हूं मैं आपको। बेईमानों की बस्ती है, क्या कहा मैंने? बेईमानों की बस्ती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके के प्रोविजंस इस हेड को लेके बना रखे। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे बात करूं, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं आपसे कि आज मेरी एक जगह है जो मैं अगर किसी को किराए पे दूं तो मुझे इजीली जो रेंट है वो 50,000 रुपए महीना मिल जाएगा। समझ जाइएगा, आज ही मैं हो सकता है आपका ये हेड खत्म भी कर दूं, यानी पूरा बेसिक्स जो है वो तो पूरा खत्म हो जाएगा कि आज मान लीजिए मुझे उस बिल्डिंग से रेंट मिल सकता है आसानी से 50,000 रुपए महीना, तो मैंने किसी को वो किराए में दे दी, तो मेरे साल की कितना किराया मिलेगा? सर 50,000 रुपए महीना है, तो बड़ा सिंपल हो गया, साल का हो गया 6 लाख रुपए, तो ये 6 लाख रुपए ही मेरे लिए रेंट रिसीव्ड रहेगा, करेक्ट। दैट शुड बी द बेसिक क्राइटेरिया। लेकिन आप मेरे पहचान वाले हैं, तो मैंने वही बिल्डिंग जो आमतौर पे मैं 50,000 रुपए महीना में देता, करेक्ट, अब मैं वही एक्चुअल में मैं आपको दे देता हूं फॉर इंस्टेंस 10,000 रुपए महीना। जो 50,000 रुपए महीना की चीज थी, मैंने आपको, क्योंकि आप कोई ना कोई मेरे पहचान वाले निकल गए, तो मैंने वही बिल्डिंग आपको 10,000 रुपए महीना में दे दी। तो 10,000 रुपए महीना के हिसाब से अगर बात करें तो साल का मुझे आपसे कितना किराया मिला? 1,20,000। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये 6 लाख रुपए, 6 लाख क्या था? ये 6 लाख था एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल मैं जो रेंट ले रहा हूं वो कितना ले रहा हूं आपसे? 1,20,000। अब यहां पे मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? व्हाट शुड बी माई इनकम? 120। देखा जाए तो रेंट उतना ही है, लेकिन नहीं, यहां पे जो मेरी इनकम ले ली जाएगी रेंटल, वो 6 लाख रुपए रहेगी। क्या कहा था मैंने? बेईमानों की बस्ती। गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है हम पे। अब हो सकता है कि भैया वो 6 लाख की चीज थी, मैंने आपको 1,20,000 में दी, तो क्यों दी? तो गवर्नमेंट ने बोला भैया हो सकता है कोई ना कोई अलग वजह होगी, आपने किस वजह से उसको 6 लाख की चीज 1,20,000 में दी, हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते। भैया हम उम्मीद कर रहे थे कि इस प्रॉपर्टी से कम 6 लाख रुपए किराया आना चाहिए, तो अगर आपने उससे कम किराए में दिया, तो कम किराए में दिया तो वो फिर जितना आपको रेंट मिला वही आपकी इनकम नहीं रहेगा, यानी दिस हेड ऑल्सो टैक्सेस योर नोशनल इनकम। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये हेड आपकी नोशनल इनकम पे टैक्स लगा रहा है। सर कैसे नोशनल इनकम पे टैक्स लगा रहा है? तो देखिए रेंट तो मुझे मिला 1,20,000, लेकिन जब मेरी इनकम कैलकुलेट की जाएगी तो वहां पे किस इनकम के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा? 6 लाख रुपए। तो मतलब गवर्नमेंट तो मेरी इनकम 6 लाख मान रही है, जबकि एक्चुअली में मुझे नहीं मिला। अब क्या कारण था, क्यों नहीं मिला? गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर मैटर। तो अगर कभी भी मेरा जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड से कम हो गया, तो गवर्नमेंट बोले कि भैया हम 6 लाख से कम तो मानने ही नहीं वाले, आपकी इनकम तो 6 लाख रुपए हम लेके ही रहेंगे। तो इसका मतलब यहां पे मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? 6 लाख रुपए साल का एक तरीके से ले लिया जाएगा।
अभी क्या डिडक्शन मिलता नहीं मिलता ये मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी सिंपल बेसिक्स क्या हुआ कि मेरी इनकम शुरू किससे होगी, 6 लाख रुपए से, ना कि 1,20,000। अब मजाक नहीं कर रहा, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जस्ट देखिए, आज इमेजिन करिए आप कहीं जॉब करते हैं, ये चलो एग्जांपल ले लो, मान लो अगर मैं कहीं जॉब करता तो मुझे कितनी सैलरी मिलती। अब आप बोलेंगे वाह सर, आपकी सैलरी, आप तो लाखों करोड़ों के लायक हो। हाँ, वैसे तो मैं आपकी बात विश्वास करता हूँ कि आप बोलेंगे सर आपका तो कोई मोल ही नहीं, आप तो अनमोल हो। ठीक है, वो आपका प्यार है जो ऐसा बोल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं जॉब करता तो कितनी सैलरी, लेट से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, कुछ तो एक फिगर डिसाइड करेंगे। हाँ ठीक है सर, चलो 2 लाख रुपए महीना मान लेते हैं। आप सोचिए 2 लाख रुपए महीना मेरी सैलरी बनती तो साल का मेरा सैलरी हेड में इनकम कितना होता, 24 लाख। अब वही मान लो मैं किसी जगह ऐसे ही अपने शौक के लिए जुड़ जाता हूं और वहां पे मैं जॉब करता हूं, मेरी कैपेबिलिटी 2 लाख की है, लेकिन मान लीजिए मैं वहां पे जॉब करता हूं 50,000 रुपए महीना, तो 50,000 रुपए महीना ही मुझे सैलरी भी मिल रहा है, तो इफेक्टिवली साल का सैलरी मिला कितना, 6 लाख। लेकिन मेरी कैपेबिलिटी तो 24 लाख की थी, तो क्या सैलरी हेड में मेरी सैलरी इनकम 24 लाख मान ली जाएगी क्या? नहीं। तो वहां तो मेरी इनकम कितनी रहेगी दोस्तों, वहां तो मेरी इनकम वही 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए महीना ही रहेगी। तो यानी बाकी हेड्स तो ऐसा कुछ नहीं बोलते, यही एक ऐसा हेड है जो आपकी नोशनल इनकम पे टैक्स लगाता है। यानी भले ही मुझे एक्चुअल में किराया 10,000 रुपए महीना मिल रहा है, फिर भी मेरे किराए की इनकम अगर एक्सपेक्टेड 50,000 थी तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया 6 लाख रुपए ही हम आपकी इनकम मानेंगे, हम 1,20,000 को इनकम को कंसिडर नहीं करेंगे। वहीं दूसरा मान लीजिए कोई एक और व्यक्ति आ जाता है, मेरी एक और प्रॉपर्टी है, उसका भी मैं आमतौर पे किराया 50,000 रुपए महीना में दे सकता था, और वही कोई एक दूसरा लेट से कोई फॉरेनर आ जाता है, और आपको पता है इंडियंस की आदत, जो चीज़ें हम यहाँ पे 100 रुपए की देते हैं किसी को, अगर वही फॉरेनर आ जाता है तो वही चीज़ उसको 1,000 रुपए बना देते हैं। होता है ना कई बार ऐसा, प्रीमियम रेट्स चार्ज कर देते हैं। तो मान लो मेरी वो प्रॉपर्टी 50,000 रुपए महीना किराए में देने की थी, लेकिन अब वही फॉरेनर आ जाता है तो उसी को मैं वो प्रॉपर्टी 70,000 रुपए महीना किराए में दे देता हूँ। नाउ आई एम टेकिंग यू टू अ सेकेंड सिनेरियो। पहला केस था 50,000 की चीज़ है तो 12 अगर 10,000 में दूंगा तो गवर्नमेंट मेरी इनकम 50,000 ही मानेगी। अब मैं ज़्यादा बोल देता हूँ कि मैंने वो फॉरेनर को 70,000 में दे दिया, तो अब साल का कितना आया, 8,40,000। तो अब मान लो अब मुझे एक्चुअल किराया 8,40,000 मिलता है, तो अब मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? हाँ, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जी, वेरी सिंपल है, हायर ऑफ द टू। 6 लाख तो गवर्नमेंट कम से कम उम्मीद लगा ही रही है, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा, एक्सपेक्टेड। तो 6 लाख तो एक्सपेक्टेड है ही, अगर आप उससे कम लाके दोगे तो जितना आपने लाके जितना गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया वो मान लिया जाएगा आपका इनकम, और अगर एक्चुअल आप उससे ज्यादा लाके दोगे तो ठीक है जी, हायर ऑफ द टू। तो 6 लाख हम उम्मीद कर रहे थे, आप 8,40,000 लिया है, ये तो आप खुद ही बोल रहे हो, हम कहाँ मना कर रहे। तो आपकी इनकम कितनी रहेगी, ऐसे केस में आपकी इनकम 8,40,000 मानी जाएगी, करेक्ट। यानी सिंपल सा कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट क्या आया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो शुरुआत जो मेरी इनकम की जाएगी जिससे, वो कितना रहेगा, तो जितना गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया वो रेंट, या जितना मैं एक्चुअल ला के दे रहा हूं वो रेंट, हायर ऑफ द टू। लो जी, ये पहला पार्ट तो हो ही गया हमारा। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यानी इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मजा नहीं आया, दूसरे से लिख लेते हैं, चलो। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे बोला जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अभी के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक बार के लिए हम वही सिंपल मान लेते हैं हमारा जितना था। अब ऑब्वियस सी चीज है, 50 अगर 50,000 रुपए महीने वाली चीज है तो 50,000 रुपए महीने में ही दूंगा ना। तो एक पल के लिए मान लो कि 50,000 ही किराया था और मैं 50,000 में ही उसको दे देता हूं, तो मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी रहेगी, 6 लाख रुपए, करेक्ट। अब मैंने आपको शुरुआत में ही सिखाया था, क्या ये 6 लाख रुपए मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या? ना, दिस इज नॉट माई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तो ग्रॉस इनकम है। हमें इनकम निकालना है तो उसमें कई सारे डिडक्शन हैं जो दिए जाते हैं। जब कई सारे डिडक्शन की बात करते हैं तो 3 डिडक्शन है बेसिकली जो यहाँ पे दिए जाते हैं।
हाउस प्रॉपर्टी हेड में देयर आर 3 डिडक्शंस व्हिच विल बी अवेलेबल टू यू। सबसे पहली चीज जो माइनस की जाती है इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में वो रहेगा आपका म्युनिसिपल टैक्स, यानी इसमें से 3 चीजें लेस करेंगे। नंबर 1 जो लेस किया जाएगा वो है आपका म्युनिसिपल टैक्स। नाउ व्हाट इज मेंट बाय म्युनिसिपल टैक्स? तो म्युनिसिपल टैक्स आप जानते हैं हर जगह म्युनिसिपैलिटी होती है, उनके खर्चे होते हैं, तो वो अपने खर्चों को मीटअप करने के लिए हमसे टैक्स लेती है। तो वो अलग अलग नाम से, अलग अलग शहरों में आपको अलग अलग नाम से मिलेगा। कहीं आपको वो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे मिलेगा, कहीं सीवरेज टैक्स के नाम पे, ऐसे अलग अलग टैक्स, लोकल टैक्स जो लिए जाते हैं। करेक्ट, हाउस टैक्स जिसे कई बार हम कहते हैं। तो ये कलेक्ट कौन करता है? म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका। तो वो सब जो टैक्स अगर कलेक्ट करती है तो देखा जाए तो वो टैक्स क्यों लगा मुझ पे? क्योंकि जिनके पास प्रॉपर्टी होती है उन्हीं पे ये टैक्स लगता है। तो म्युनिसिपैलिटी को जो टैक्स दिया जाता है तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जितना भी म्युनिसिपल टैक्स है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी वो आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना भी आपने पे किया, जितना भी आप म्युनिसिपल टैक्स पे करेंगे उतने की डिडक्शन आपको दे दी जाएगी। यानी म्युनिसिपल टैक्स के लिए क्या चीज चेक की जाती है? म्युनिसिपल टैक्स के लिए एक ही चीज चेक की जाती है, पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी अगर कोई भी म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो वो चीज आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन मिल जाएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि आपने म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पे किया, कितना म्युनिसिपल टैक्स पे किया? तो आपने मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया वो क्वेश्चन में दिया है 50,000 रुपये। तो अगर 50,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स आप पे करते हैं तो वो चीज़ आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन जो है मिल जाएगी दोस्तों। तो ये पहली डिडक्शन मिल गई आपको, जो भी म्युनिसिपल टैक्स है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, केवल कौन से म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी? विच इज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर मैंने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ऑब्वियसली ये पेड बाय ओनर, मतलब किसकी जेब से पैसा जाना चाहिए? जो ओनर है उसकी जेब से पैसा जाना चाहिए। तो अगर ये दो बातें फुलफिल्ड है कि ओनर की जेब से, अल्टीमेटली ओनर इज द पर्सन हु हैज पेड द म्युनिसिपल टैक्स, तो वो चीज बाय वे ऑफ डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब ये जो भी पेमेंट हुआ ये आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन मिल जाएगा। अब जो बचा, अब कितना बचा? 6 लाख में 50,000 की तो आपको डिडक्शन मिल गई। तो अब आपके पास जो बचता है दोस्तों वो 5 लाख, या चलो इसको 1 लाख कर देते हैं। 1 लाख सपोज म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया तो ये 1 लाख की डिडक्शन मिल गई। अब 1 लाख की डिडक्शन मिली तो अब आपके पास कितना बच गया? 5 लाख बचा। दिस 5 लाख इज कॉल्ड एज नेट एनुअल वैल्यू। इस 5 लाख को क्या बोला जाता है? इस 5 लाख को नेट एनुअल वैल्यू बोला जाता है। करेक्ट। 6 लाख क्या था? ये आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू थी, ग्रॉस जो आप उस प्रॉपर्टी से कमा सकते थे। उसमें से पहला जो चीज माइनस किया गया वो था म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स जो भी आपने पे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो चीज माइनस हो गई। उसके बाद जो बचा दैट इज कॉल्ड एज नेट एनुअल वैल्यू, विच इन दिस केस इज 5 lakhs। अब दूसरी डिडक्शन जो इसमें मिलती है, सेकेंड डिडक्शन विच इज अवेलेबल, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब भाई माना मकान है, खर्चे लगे रहते हैं, कभी टूट फूट हो जाती है, कभी जिसको किराए में दिया उसका बच्चा शैतान निकल जाता है, हर जितनी भी दीवारें हैं सब खराब कर देता है पेंटिंग से। तो अल्टीमेटली कोई ना कोई खर्चे उसमें लगे रहते हैं, इंश्योरेंस हो गया मकान का, जितनी भी चीजें हमने खर्चा किया। तो खर्चा जो भी किया हो, कम किया हो, ज्यादा किया हो ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? जो भी आपका एनुअल वैल्यू था उसका सीधा 30%। यानी 30% किस अमाउंट का? अब एनुअल वैल्यू तो देखा जाए तो दोनों है, ग्रॉस भी एक एनुअल वैल्यू है, नेट भी एक एनुअल वैल्यू है। तो ये 30% किसका रहेगा? ये 30% रहता है ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो जितनी भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू आया उसमें बिना सवाल जवाब के आपसे एक भी सवाल नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू है तो उस नेट एनुअल वैल्यू में सीधा 30% आपको बाय वे ऑफ स्टैंडर्ड, जैसा नाम से क्लियर है स्टैंडर्ड, सभी के लिए एक जैसा,
तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको, और वो कितना रहेगा 30%। तो 5 लाख का 30% आप अगर करेंगे तो 1,50,000 आता है। तो ये दूसरी डिडक्शन है जो आपको मिल गई। पहला डिडक्शन आपको दिया गया था इन द फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, दूसरा डिडक्शन आपको दिया गया इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी डिडक्शन। देखिए ये बताते इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा हमारा। अब तीसरा डिडक्शन जो दिया जाता है वो तीसरा डिडक्शन है, सभी खर्चे आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन में शामिल हो गए, केवल एक ही एक्सपेंस ऐसा है जो आपको अलग से दिया जाता है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो वो कौन सा खर्चा है? वो खर्चा है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो जितना भी इंटरेस्ट था उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, तो वो साल का जो भी इंटरेस्ट था वो आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन दिया जाएगा। तो आमतौर पे हम अगर घर खरीदते हैं या कोई भी शॉप खरीदते हैं, तो अगर मान लीजिए लोन लेके खरीदा होगा तो लोन हम रीपेमेंट करेंगे, तो वो रीपेमेंट में जितना भी हमने ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट कंपोनेंट था, तो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट बाय वे ऑफ डिडक्शन हमें मिल जाता है। करेक्ट? तो वो क्वेश्चन में अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन हमें समय समय पे दे दी जाएगी। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल था वो भी चीज माइनस होगा। तो लेट से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमने इंटरेस्ट दिया था ₹1,00,000 का, हमने इंटरेस्ट जो है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बियर किया, तो ये ₹1,00,000 जो हम इंटरेस्ट दे रहे थे उसका भी हमें डिडक्शन मिल जाएगा। और अब इसके बाद जो बचता है, इसके बाद जो बचा, उसे बेसिकली क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये कितना बचा? तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली 2,50,000 बचा। तो ये 2,50,000 रुपए ही हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है दोस्तों। यानी डे 1 की ही क्लास में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सीख चुके। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं रिकैप कर रहा हूँ। सबसे पहले शुरू होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसका सिंपल एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर निकालना है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? जितना भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट था या एक्चुअल रेंट था, दोनों में से आमतौर पे हम क्या देखते हैं? विच एवर इज हायर। तो एक जनरल कंपैरिजन होता है, फिर बाकी डिटेलिंग में तो वन बाय वन हम एंटर करेंगे तो सीख जाएंगे। डे 1 अगर आपको समझना हो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का सिंपल कंसेप्ट है जितना आपका एक्सपेक्टेड किराया था और जितना एक्चुअल किराया है, दोनों में से विच एवर इज हायर। तो वहां से हमारा हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन शुरू होता है। उसमें 3 चीजें माइनस की जाती है। नंबर 1 है म्युनिसिपल टैक्स। जो भी म्युनिसिपल टैक्स पेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, क्या बोला मैंने? पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जितना भी म्युनिसिपल टैक्स आप पे करेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन मिल जाएगा। बस इट शुड बी पेड बाय द ओनर। पेड बाय द ओनर का मतलब ओनर को जाके पैसा देना नहीं होता। कई बार क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि मान लीजिए अब जो म्युनिसिपल टैक्स पे करना था तो निगम वाले लोग आपके घर आए थे, आपने तो घर किराए में दे रखा है, तो वहां पे किराएदार बैठा था। अब किराएदार ने मकान मालिक को फोन किया कि साहब ये म्युनिसिपैलिटी वाले आए हैं, आपको टैक्स देना है 1,00,000 रुपए। तो कई बार मकान मालिक जो है वो बोलता है यार मैं बाहर हूँ, अभी तू पे कर दे, एक काम करना जो भी रेंट होगा उसमें मैं लेस कर दूंगा, यानी अगले महीने के रेंट में लेस करके दे देना। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो म्युनिसिपैलिटी को टैक्स किसने दिया? पे तो टेनेंट ने किया, लेकिन बाद में अगर रेंट से लेस कर रहे तो अल्टीमेटली जेब से किसके निकला? जेब से तो ओनर के निकला ना। तो ये माना जाएगा इट इज पेड बाय ओनर, यानी ऐसा नहीं है। या कई बार उल्टा होगा, कई बार लैंड जो ओनर है वो पेमेंट करके आता है म्युनिसिपैलिटी का और वो पैसा टेनेंट से रिकवर कर लेता है कि भैया देख मैंने इतना म्युनिसिपल टैक्स पे किया। तो अब देखा जाए तो पे तो ओनर किया, लेकिन बाद में टेनेंट यानी किराएदार से ले लेता है। तो अगर किराएदार से ले लिया तो उसकी डिडक्शन मिलेगी क्या? ना जी ना मिलेगी। डिडक्शन केवल किसकी मिलेगी? अगर वो ओनर की जेब से जाना चाहिए। तो पेड बाय ओनर का मतलब ओनर को जाके पे करना नहीं होता, किसकी जेब से निकल रहा है। तो अगर वो म्युनिसिपल टैक्स ओनर की जेब से निकल रहा है तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज करेगा कि मान लीजिए हमारे लिए रेलिवेंट ईयर क्या? हमारे लिए तो रेलिवेंट ईयर इनकम का साल 2020-21 है। तो 2020-21 है, तो ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम ले रहे हैं ये कौन से साल का रेंट है? ये 2020-21 का रेंट है।
अब उसमें जो म्युनिसिपल टैक्स हम पे कर रहे हैं वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि असेसी ने जो है 5 साल का म्युनिसिपल टैक्स एक साथ पे कर दिया। 20,000 रुपए महीना था तो 20,000 रुपए साल का था, तो 5 साल का 1 लाख रुपए उसने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन कितनी मिलेगी। अब आप अपना दिमाग चलाएंगे यहाँ पे क्या कि सर वो 6 लाख हम रेंट ले रहे हैं वो तो 1 साल का है, तो म्युनिसिपल टैक्स भी 1 साल का ही डिडक्शन मिलना चाहिए, तो 1 साल का 20,000 था तो वो 20,000 डिडक्शन देंगे। ना जी ना, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये इतना सिंपल है कि हम कई बार सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, वो नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करना, हमें सिर्फ एक ही चीज, मैंने यहाँ पे देखा क्या कि केवल उसी साल का म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, जितना भी म्युनिसिपल टैक्स आप पे करेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो एडवांस का हो, कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो पूरा का पूरा आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये पहली डिडक्शन हो गई। इसके बाद जो बचा वो आया आपका नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू में दो डिडक्शंस देते हैं। नंबर 1 है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सभी को मिलता है, विच इज सिंपल 30% ऑफ योर नेट एनुअल वैल्यू, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी जो भी इंटरेस्ट आपका बनता है फॉर द पर्टिकुलर ईयर वो इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2020-21 का इंटरेस्ट बनता है 1 लाख, लेकिन उसमें से असेसी ने पे किया केवल 80,000, 20,000 अभी भी पे नहीं किया, तो बताइए डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो फिर आप अपना दिमाग चलाएंगे यहाँ पे और बोलेंगे सर पे किया 80,000, जैसे म्युनिसिपल टैक्स भी पेमेंट में मिलता था तो इंटरेस्ट भी जितना पे करेगा उतना ही मिलेगा, और 80,000 माइनस करेंगे और आपका नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों क्या मैंने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे आपको बताया कि जो पे करेंगे वही डिडक्शन मिलता ना। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब जो साल का जितना भी इंटरेस्ट है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने कि पेड ड्यूरिंग द ईयर है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी साल भर का इंटरेस्ट है सिंपल लैंग्वेज में वो आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस केस में अगर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट था साल का तो वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन मिल जाता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचा वो कहलाता है फाइनली अवर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालना है तो इस तरीके से निकलती है। तो बताइए अब इसमें क्या बचा, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, यानी हमने शुरू में ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है ये निकालना सीख लिया दोस्तों। तो यहां तक आपने हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कैसे निकालते हैं वो तो सीख ही लिया। अब यही जो प्रॉपर्टी है मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है। अगर आप इसी कंसेप्ट पे चले तो जरा सोचिए, एक कंफ्यूजन दिमाग में आना चाहिए। कैसा कंफ्यूजन कि यार आज कोई भी प्रॉपर्टी से बिल्डिंग हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, उससे कुछ ना कुछ तो इनकम होगी, पर आज मैंने जिसको एक्चुअली में किराए में दिया होगा उसका तो मेरे पास एक्चुअल रेंट भी होगा। आज एक्सपेक्टेड रेंट तो हर प्रॉपर्टी का होगा। मतलब आज आप सोचिए जिस घर में आप रहते हैं उसका भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड किराया होगा, कितना भी हो। मान लो आज मान लो आप जिस घर में रहते हैं उसका एक्सपेक्टेड किराया 10,000 रुपए महीना, साल का 1,20,000 होता, पर एक्चुअल रेंट तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वो तो आपने किराए में किसी को दिया नहीं, वो तो खुद रहते हैं आप सोचिए एक्सपेक्टेड 1,20 लेकिन एक्चुअल 0, तो देखा जाए तो वो घर पे भी आपकी इनकम नहीं जुड़ गई, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड और एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर। तो एक्सपेक्टेड 1,20 था तो वो 1,20 से कैलकुलेशन होकर वो भी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर नहीं जुड़ गया। मतलब जबरदस्ती जो इनकम मैंने कमाई ज नहीं वो इनकम भी मेरे में जोड़ दी जाएगी और मेरे को उस पर कहीं ना कहीं टैक्स तो देना पड़ेगा। थोड़ा गलत हो रहा है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल गलत ही हो रहा है सर। इसलिए आपकी जो प्रॉपर्टी है ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन होता है किसके लिए दोस्तों, ये कैलकुलेशन होता है जब आप प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट करते हैं। तो 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है जो आप किसी को लेट आउट करते हैं और एक होता है जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहती है। यानी एक क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो आप किसी को किराए में देते हैं और एक प्रॉपर्टी होती है जो आप सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब जहां आप खुद रहते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट एक अलग दिया हुआ है, यानी आपको एक बेनिफिट दिया गया। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक्चुअल रेंट तो कुछ होगा नहीं हमें पता है, लेकिन एक्सपेक्टेड तो हर प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ होता है। तो उस लॉजिक से तो यहाँ पे लेट आउट अगर माना जाता तो कुछ ना कुछ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी आ जाता। तो उसको रोकने के लिए बेसिकली क्या किया गया, उसी को रोकने के लिए आपके लिए एक सेल्फ ऑक्यूपाइड का ऑप्शन दिया गया। और सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऑप्शन में क्या दिया,
उसमें सिर्फ सीधा सीधा बोल दिया कि जो भी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसकी एनुअल वैल्यू निल मान ली जाएगी। उसकी एनुअल वैल्यू कितनी मान ली जाएगी? निल मान ली जाएगी। ये ऑप्शन एसएससी को दे दिया कि आप अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को निल ले सकते हैं दोस्तों। पर अब फिर दिमाग में एक डाउट आया कि सर एनुअल वैल्यू निल लेने का मतलब तो एनुअल वैल्यू तो दो होता है, ग्रॉस और नेट, किसकी एनुअल वैल्यू निल लेना? तो जब भी एनुअल वैल्यू वर्ड इस्तेमाल होता है, खाली एनुअल वैल्यू, जैसे टोटल इनकम वर्ड इस्तेमाल होता है, तो टोटल इनकम तो ग्रॉस टोटल इनकम भी होता है, नेट टोटल इनकम भी होता है। तो हम जब खाली टोटल इनकम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस की नेट, नेट होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से एनुअल वैल्यू वर्ड कभी भी इस्तेमाल हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी नेट एनुअल वैल्यू होता है। तो अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी नेट एनुअल वैल्यू निल मान ली जाती है। मतलब क्या चीज को निल मान लिया गया? नेट एनुअल वैल्यू को निल मान लिया गया। अब जब नेट एनुअल वैल्यू को निल मान लिया गया तो ऑटोमेटिकली सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जिसकी नेट एनुअल वैल्यू ही निल है दोस्तों, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्स तो ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट हो गया। और ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट मतलब वो तो निल हो ही गए अपने आप। तो इसलिए उनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्स एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि उनकी सीधा सीधा नेट एनुअल वैल्यू ही निल हो गई। तो नेट एनुअल वैल्यू निल, यहां की बात खत्म। अब जब नेट एनुअल वैल्यू निल है तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या हो गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या देते हैं? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो जब नेट एनुअल वैल्यू ही निल है तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल हो गया। मतलब देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 5 में 4 चीजें तो निल हो गई। केवल बचा क्या? केवल आपका जो बचता है वो बचता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो चीज बस आपको यहां पे जो भी फिगर होगा वो माइनस करने दे दिया जाएगा। अगर आपने वो प्रॉपर्टी, मतलब जो आपका घर था वो आपने लोन पे ले रखा था, तो उसका जो भी आप इंटरेस्ट देते होंगे साल का, वो आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन अंडर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दे दिया जाएगा। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर आपने लोन नहीं लिया तो आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीरो रहेगा। लॉजिकली मैं जिस घर पे रह रहा हूं उसकी इनकम थोड़ी होगी, इसलिए उसकी इनकम जीरो। या अगर मैंने उसे लोन पे ले रखा होगा तो आई विल ओनली हैव लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड में कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आ सकता। आइदर आई विल हैव जीरो इनकम और आई विल हैव अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट। तो ये कंसेप्ट हुआ फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। यानी दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है लेट आउट, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैंने आपको दोनों का तरीका बता दिया और उसका कैलकुलेशन का वेज एंड मीन्स भी सिखा दिया दोस्तों। यानी जो देखिए, सबसे जो बेसिक चीज होता है कैलकुलेशन पार्ट, हमने वो पहले लेक्चर में ही सीख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बोल रहा था, अब ये कैलकुलेशन पे आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा तो ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, बस आप इस फॉर्मेट को फॉलो करिए, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो देखिए, शुरू कैसे हुआ? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। वो जो हमें कंप्यूट करना था, तो हमने प्रॉपर्टी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, या तो लेट आउट हो सकता है या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है। दोनों में फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमने शुरू किया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कुछ भी फिगर हो लेट आउट में वो आएगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में वो चीज निल रहती है। उसके बाद जो भी म्युनिसिपल टैक्स था वो हमने माइनस किया। म्युनिसिपल टैक्स में देखिए मैंने लिख रखा है पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द ओनर। तो वो जो भी पे किया वो चीज आपको माइनस हो गई। तो लेट आउट में वो चीज माइनस हो गया, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में वो चीज निल रह गया। तो उसके बाद जो आया दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। ये जो नेट एनुअल वैल्यू है वो डिटरमाइन होता है अंडर सेक्शन 23। देखिए 22 उसका चार्जिंग सेक्शन होता है हाउस प्रॉपर्टी का, तो 23 जो है वो नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तरीका बता दिया। तो नेट एनुअल वैल्यू कैसे आया? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स वो आ गया लेट आउट के केस में। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में वही चीज जीरो है। फिर डिडक्शन। तो डिडक्शन जो मिलती है हाउस प्रॉपर्टी में वो सेक्शन 24 में मिलती है। देखिए कितना सिक्वेंशियली चला। सबसे पहले 22 बताएगा कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आती है, 23 बताएगा कि एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, और फिर 24 बताता है कि डिडक्शन कैसे देते हैं। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो 24 में आप देखेंगे तो दो डिडक्शंस दी गई। 24 क्लॉज ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन है विच इज नथिंग बट 30% ऑफ पॉइंट नंबर 3 दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। तो लेट आउट में तो वो चीज माइनस हो गई, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में फिर वो नील हो गया। और दूसरा जो डिडक्शन मिला वो मिला इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल।
अब वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे मैंने 2 पार्ट लिख रखे हैं, करंट ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन, उसको अभी एक पल के लिए इग्नोर करिएगा आप डे 1 लेक्चर के हिसाब से। तो जो भी इंटरेस्ट बनता है ऑन बोरोड कैपिटल, वो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल गई। देखिए जो भी इंटरेस्ट था वो माइनस करके लिखा मैंने, तो चाहे लेट आउट हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक ही चीज माइनस होती है, वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और लेट आउट में तो वो जो भी है वो इंटरेस्ट माइनस होता है। उसके बाद जो आया वो कहलाता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी के लिए 5 और 6 को भी इग्नोर करिए, डायरेक्ट लास्ट पे आइए। तो वो जो आया वो आया हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जो आया वो लेट आउट के केस में आया और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आया। करेक्ट। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बता रखा है, देखिए या तो ये नील रहेगा और या माइनस में आएगा। तो इस तरीके से वी कैन हैव इनकम और लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्टार लगाया। वो स्टार क्या है? एक शर्त है। ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको मिल रहा है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये स्टार सिर्फ किसमें लगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो वो क्या है? मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो कितनी मिलेगी? तो इन जनरल वो डिडक्शन मिलती है 2 लाख रुपए की। इन जनरल द डिडक्शन अवेलेबल इज 2 लाख, यानी मैक्सिमम। आपका जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एक तो आपको माइनस दे रहे हैं, मतलब डिडक्शन दे रहे हैं, तो आपको वैसे ही फायदा मिल रहा है, पर ये जो मैक्सिमम आप वहां माइनस कर सकते हैं वो माइनस कर सकते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख से ज्यादा आप माइनस नहीं कर सकते इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें मैक्सिमम जो माइनस किया जाएगा वो माइनस किया जाएगा 2 लाख रुपए। करेक्ट। कुछ इंस्टेंसेस में वो 2 लाख को हम रिड्यूस करके कर देते हैं 30,000 रुपए। वो बहुत रेयर, मतलब 99% केस में आप मान के चलिए 2 लाख की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। रेयरेस्ट केस में 30,000, अगर आप कुछ शर्त पूरी नहीं करेंगे तो वो 2 लाख की लिमिट को हम रिड्यूस करके 30,000 कर देते हैं। करेक्ट। तो आमतौर पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसमें आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपए की। करेक्ट। अब मानिए जो इंटरेस्ट है, पहले मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस आपको बता रहा हूं। अब साल भर का इंटरेस्ट जो था 2020-21 का, आपने जो इंटरेस्ट दिया दोस्तों वो मान लीजिए 1,25,000 दिया। अब आपने इंटरेस्ट अगर 1,25,000 दिया तो हाउ मच डिडक्शन यू आर गोइंग टू गेट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी? तो जितना इंटरेस्ट है उतना ही डिडक्शन मिलेगा ना। तो यहां पे आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो 1,25,000 मिलेगा। अगर आपने वही इंटरेस्ट 1.5 लाख दिया होता तो डिडक्शन कितना मिलता? 1.5 लाख। अगर वही इंटरेस्ट 2 लाख दिया होता तो कितना डिडक्शन मिलता? 2 लाख मिलता। अगर वही इंटरेस्ट आपने 2.5 लाख दिया होता साल का, तो भले ही आपने इंटरेस्ट दिया 2.5 लाख, हाउ मच डिडक्शन वुड हैव बीन अवेलेबल? तो भले ही आप इंटरेस्ट दे रहे हैं साल का 2.5 लाख, लेकिन जो डिडक्शन इनकम टैक्स में आपको मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम जो डिडक्शन आपको मिलेगा वो 2 लाख तक का ही मिलेगा, पर ये किस केस में? केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड। दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लेट आउट। तो इसका मतलब अगर लेट आउट होता तो लेट आउट में तो जितना भी इंटरेस्ट है, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 2.5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, जो भी हो, वो पूरा आपको डिडक्शन के तौर पे मिल जाता है। तो इसलिए क्या बोला? मैक्सिमम डिडक्शन अलाउएबल, दिस इज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउएबल है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए वो 2 लाख रुपए है। करेक्ट। तो अभी के लिए ये चीज हमारे लिए काफी है। तो यानी हाउ टू कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो कैलकुलेशन का पार्ट हमने पूरी तरीके से सीख लिया दोस्तों। ठीक है, यहां तक तो आई बिलीव आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं बात को आगे ले जाता हूं। अगर कैलकुलेशन पार्ट आप सीख चुके हैं तो अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं इन द चार्जेबिलिटी ऑफ income from house property, and where we are going to move? We are going to move towards chargeability, चार्जिंग सेक्शन जिसे हम कहते हैं। चार्जिंग सेक्शन कोई भी हेड हो, जैसे आपको पता है इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है? इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 है, जो क्या बोल रहा था? एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज पर द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट इन एवरी असेसमेंट ईयर। तो ये इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन था, जो ये बताता था कब आपकी इनकम इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है। वैसे ही हर हेड के अपने खुद के चार्जिंग सेक्शन है। और क्या खासियत है? हर हेड का जो पहला ही सेक्शन है वही बताता है कि कब वो इनकम उस हेड में आएगी। तो जैसे सैलरी है तो उसका सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन,
तो वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका चार्जिंग सेक्शन क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन उसका पहला सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 22। तो सेक्शन 22 आपको ये बातें बताएगा कि कब कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होती है। तो अगर उसकी हम बात करें चार्जेबिलिटी की, तो सेक्शन 22 विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 शर्तें रखता है। वो 3 शर्त आप पूरी करेंगे तभी आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। अगर वो 3 में से एक भी शर्त आपने पूरी नहीं की तो फिर आपको जो इनकम होगी, भले ही वो इनकम है लेकिन उसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो नहीं लाया जाएगा, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में किसी कीमत पे टैक्सेबल नहीं होगी। तो अब सर वो 3 शर्त भी बता दो फटाफट। ठीक है बच्चों, बता देता हूं आपको। तो शर्त नंबर 1, सबसे पहली शर्त, क्या शर्त, देयर मस्ट बी अ building, there must be a building or a land appertaining to such building। यानी शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 क्या है कि there must be a building or a land appertaining to a building। अब सोचिए इसकी शर्त कुछ वैसी ही है जैसा आप कभी लड़की वाले जो होते हैं वो कभी लड़का देखने जाते हैं, तो लड़का फाइनल करें कि नहीं करें उसके लिए कुछ बेसिक्स चीज़ों को क्रॉस चेक करते हैं ना वो। तो बस ये वैसा ही समझिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड की शर्त बस वैसी ही शर्त है जो लड़की वाले जब लड़का देखने जाते हैं उस समय जो वो शर्त रखते हैं। सबसे पहली शर्त क्या रहती है कि भैया लड़का जो रहेगा, कल को हमारी बिटिया शादी होके जाएगी तो वो रहेगी कहाँ, कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए ना। तो पहली शर्त क्या रहती है कि भैया बिल्डिंग होना चाहिए। अब बिल्डिंग होना चाहिए तो अब देखिए लड़के से लड़की के फादर ने पहला सवाल ही किया कि भैया आपकी कोई जगह वगह है। तो जो लड़का है वो ले जाके बताता है कि भैया देखो मेरा तो ये प्लॉट है, मेरी ये जमीन है। तो सवाल है खाली जमीन है तो क्या रिश्ता पक्का हो सकता है? द आंसर इज नो। लड़के के पिताजी क्या बोलेंगे, लड़की के पिताजी क्या बोलेंगे, क्या ये खाली प्लॉट है जमीन, क्या इसमें रहेगी मेरी बेटी, क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं, तो कोई छत तो चाहिए ना, खाली जमीन मत दिखाओ मेरे को। खाली जमीन से अगर आपने कुछ कमाया तो भले ही कमाओ, पर वो हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आ सकता। हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए और शादी करवाने के लिए क्या चीज जरूरी है? बिल्डिंग का होना जरूरी है। सो देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, ये पहली शर्त है शादी की, और यही पहली शर्त है हाउस प्रॉपर्टी में इनकम को टैक्स लगाने कि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। तो फिर सर ये क्या है, लैंड अपरटेनेंट टू सच बिल्डिंग? बिल्कुल बताता हूं दोस्तों, ये आपकी बिल्डिंग है। बिल्डिंग, हाँ ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है चलता है, हम कोई ड्राइंग के टीचर थोड़ी। तो देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, तो कोई ना कोई तो बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बिल्डिंग कहां होगी? हवे में तो होगी नहीं ना, तो कोई ना कोई तो जमीन में ही होगी। तो आज मान लीजिए ये बिल्डिंग जिस जगह से अटैच्ड है तो इसे क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज लैंड अपरटेनेंट टू अ बिल्डिंग। लैंड अपरटेनेंट टू सच बिल्डिंग का मतलब क्या? जो अटैच्ड टू बिल्डिंग। अब सोचो ये बिल्डिंग थी, मैंने किसी को किराए में दिया। अब आमतौर पे जिसकी बिल्डिंग होती है ज्यादातर केस में जमीन उसी की होती है। तो अब वो बिल्डिंग किराए में दे रहा है तो साथ साथ जमीन भी तो दे रहा है। ऐसा थोड़ी होगा बिल्डिंग किसी को किराए में दे देगा, जमीन किसी और को किराए में दे देगा, फिर जिसकी जमीन है वो बोलता है ठीक है भैया मेरे को तो जमीन किराए में मिली, तू अपनी बिल्डिंग लेके जाए यहाँ से। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली जिसको मैंने बिल्डिंग किराए पे दी उसको साथ साथ जो जमीन थी जुड़ी हुई अटैच्ड टू सच बिल्डिंग वो भी किराए में दिया, और अब मैं उससे किराया ले रहा हूँ 25,000 रुपये महीना। अब ये 25,000 रुपये महीना जमीन का भी मिल रहा है और बिल्डिंग का भी मिल रहा है, तो इफेक्टिवली चलेगा, शर्त पूरी हो गई। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने खाली बस मेरा एक क्या था दोस्तों, बस मेरी एक ये जमीन थी, समझिएगा
प्लॉट, खाली जमीन, कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, और ये मैंने किसी को किराए में दे दिया 25,000 रुपए महीना, रेंट तो ये भी है, लेकिन क्या ये रेंट हाउस प्रॉपर्टी में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट कॉल्ड एज लैंड अपर टेनेंट टू बिल्डिंग। वेयर इज द बिल्डिंग? तो पहली शर्त क्या? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग और अ लैंड अपर टेनेंट टू सच बिल्डिंग, तो उस केस में आ सकता है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा रेंट ऑफ वैकेंट प्लॉट। अगर रेंट ऑफ वैकेंट प्लॉट मिलेगा तो वो चीज एचपी में तो नहीं आएगा। तो सर क्या वो उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा? मैंने बोला क्या ऐसा? टैक्स लगेगा। वो कहां जाएगा? वो जाएगा फिर अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन वो बिल्डिंग में नहीं आएगा दोस्तों। हम यहां पे अभी कौन सा हेड पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो दैट इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये बात मान लीजिए कि लड़की के पिताजी आए और उन्होंने आपसे पूछा भैया आपकी कोई जगह वगह है क्या, और आपने जाके उनको खाली जगह, खाली वैकेंट प्लॉट दिखा दिया, तो भले ही वैकेंट प्लॉट दिखा दो लेकिन शादी नहीं हो पाएगी। तो शादी करना है तो बिल्डिंग बताना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग हो और उसके साथ जुड़ी हुई जमीन हो तो रिश्ता पक्का हो सकता है। खाली जमीन बता दिया, रिश्ता कैंसल। करेक्ट। अब आपने सोचा यार अगर खाली जमीन बताएंगे तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा और हमें तो किसी भी कीमत पे शादी करनी है उसी लड़की से। करेक्ट, मजाक थोड़ी है। तो अब आप मन में सोच रहे हैं मतलब ससुर जी, होने वाले ससुर जी बिना बिल्डिंग देखे तो जाएंगे नहीं। तो आप ले गए उनको, कहाँ ले गए? उनको बताया ये देखो आलीशान बिल्डिंग दिखाई, आलीशान बिल्डिंग, और बोला देखो शादी के बाद आपकी बिटिया को यहाँ रखूंगा। तो आपके होने वाले ससुर जी एक बार देखे, बोले बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया, बेटा तुम्हारी है ये बिल्डिंग? तो आप कहते हैं ना जी ना, ये तो पापा की है, हमारी थोड़ी होती। वो तो पेरेंट्स ने खरीदी है, हम भी साथ में ही रहते हैं, आगे चल के तो हमारी है। आपने ऐसा बोला तो आपके होने वाले ससुर जी क्या हुए? फिर थोड़े से नाराज। अरे भैया आपकी बिल्डिंग नहीं है, ये तो आपके पेरेंट्स की बिल्डिंग है, आप उनकी बिल्डिंग क्यों दिखा रहे हो? आपके पेरेंट्स से थोड़ी शादी करवानी है, आपसे शादी करवानी। तो आपसे अगर शादी करवानी है तो उस केस में आप अपनी बिल्डिंग बताओ ना, यानी ऐसी बिल्डिंग बताओ जिसके आप मालिक हो। अगर आप मालिक नहीं हो और किसी दूसरे की बिल्डिंग बता रहे हो, कल को मान लो शादी करके मैं अपनी बिटिया की शादी आपसे कर भी दूं और फिर आपके फादर ने अगर आपको घर से निकाल दिया तो ये कोई गारंटी है क्या कि आपको ही मिलेगा वो प्रॉपर्टी? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये शादी करनी है तो शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 क्या है दोस्तों? जो असेसी है यानी जो दूल्हा है वो क्या होना चाहिए? शुड बी ओनर ऑफ सच बिल्डिंग, यानी आपको उस बिल्डिंग का ओनर बनना पड़ेगा, ये मस्ट है। अगर आप उसके ओनर नहीं है तो वो इनकम आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता। मतलब आपने ये बिल्डिंग बताई तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस बिल्डिंग के मालिक भी बने रहना पड़ेगा। अगर आप इसके मालिक नहीं है तो फिर भले ही आपको किराया मिल रहा हो लेकिन वो चीज आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। सर इसका भी कोई एक आध केस बता सकते हो आप? चलो, आप कई बार एक बिल्डिंग में रहते हैं, मान लीजिए मैंने खुद ने किसी से एक किराए में बिल्डिंग ली है, लेकिन वो इतना बड़ा बिल्डिंग है मेरे को पूरी बिल्डिंग को यूज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने तो मिस्टर एक्स से वो जगह किराए पे ली 25,000 रुपये महीना, और फिर उसका एक हिस्सा जो है मान लीजिए 2 कमरा, ये मैंने किसी को सबलेट कर दिया। सबलेटिंग समझते हैं? मैंने खुद ने किराए में ली और मैं किसी और को किराए में दे रहा हूं। तो मान लो मैं किसी को सबलेट कर देता हूं हिस्सा 10,000 रुपये महीना में। अब वाई को मैंने दिया, अब वाई मुझे जो है 10,000 रुपये महीना किराए में दे रहा है और मैं जो है पूरी प्रॉपर्टी का किराया जो असली मालिक है उसको दे रहा हूं। तो जो असली मालिक को किराया मिलेगा वो तो उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी है। बट अब हम यहां बात करते हैं जो मुझे 10,000 मिल रहा है, क्या मेरे लिए ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स लगेगा? तो देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, वहां पे बिल्डिंग है। एम आई द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग? सब लेटिंग में आप कभी ओनर नहीं होते, मैं तो खुद किराएदार हूं। तो अगर मैं खुद किराएदार हूं, मैं मालिक नहीं हूं, तो अब ये जो किराया मिलेगा ये मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? फॉर द वेरी सिंपल रीजन, आई एम नॉट द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग। तो ओनर होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टैक्स इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये दूसरी
शर्त है। तो सब लेटिंग, तो सर फिर क्या ये इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी क्या? फिर वही बात, मैंने ऐसा कहा क्या? ऐसी जो भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। वो कहाँ जाएगी? अगेन डिपेंड्स, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्स होता है हमेशा। तो ये बात आप मान गए। तो यानी दूसरी शर्त जो थी शादी की और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, वो क्या था कि बिल्डिंग होना जरूरी है। तो ससुर जी ने बोला, अपने होने वाले ससुर जी ने बोला, अपने पिताजी का घर या अपने फैमिली का घर मत बताओ, तुम्हारे नाम पे कोई बिल्डिंग है तो वो बताओ, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। अब आपने फिर मन ही मन सोचा, आप घर के बाहर खड़े और सोच रहे किस तरीके से ससुर जी को मनाऊं कि शादी पक्की हो जाए, बस किसी ना किसी तरीके से शादी तो करके ही रहनी है, शादी कैंसिल होने नहीं दे सकते। तो अब आप सोचे यार मेरे नाम पे कौन सी बिल्डिंग है, मेरे नाम पे कौन सी बिल्डिंग है? तो आपको अचानक याद आया, अरे यार मैं तो अभी अभी CS बना हूं ना, तो जो ऑफिस है वो तो मेरा ही है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अब आप क्या करते हैं? आप अपने ससुर जी को ले जाते हैं, ये देखो ससुर जी आपने बिल्डिंग मांगी थी ना, ये देखिए बिल्डिंग है मेरी, इसका मालिक भी मैं हूं, देखो बिल्डिंग है, ऑफिस भी तो एक स्ट्रक्चर है, तो देखिए बिल्डिंग है, मैं उसका मालिक भी हूं, अब तो शादी कर दो प्लीज। ऐसा आप गिड़गिड़ाने लग गए। ससुर जी ने फिर बोला, ये क्या है बेटा तेरा? बोले ऑफिस। यहां पे क्या करता है तू? काम करता हूं। मतलब बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो? तो बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कोई फर्क ही नहीं समझते क्या तुम? बदतमीज आदमी, शादी कैंसल। अब वो बोल रहे क्या हो गया ससुर जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसा क्या हो गया? बोले बेटा ये तो तुम्हारा प्रोफेशनल प्लेस है, बिजनेस प्लेस है, यहां पे तो तुम अपना बिजनेस कैरी ऑन करते हो। मतलब सोचिए, आप कभी भी रहो, आपका क्लाइंट कभी भी आ जाता है आपके ऑफिस में, तो आपकी पर्सनल लाइफ तो फिर कुछ रहेगी नहीं। फिर मेरी बिटिया भी रहती है घर में, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये चीज अलाउ नहीं कर सकते। भैया घर अलग होना चाहिए, आपका बिजनेस अलग होना चाहिए, मिक्स मत करो। अगर उसी जगह पे उसी बिल्डिंग पे आप अपना बिजनेस कैरी ऑन करोगे तो ना वो शादी हो पाएगी, ना उससे होने वाली इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ पाएगा। तो तीसरी और आखिरी शर्त क्या कि जो बिल्डिंग बता रहे हो असेसी should not carry on business or profession in such building। तो उस बिल्डिंग पे असेसी कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं करना चाहिए। ये 3 शर्त अगर आप पूरी करेंगे, कौन सी 3 शर्त? बिल्डिंग होना चाहिए या लैंड अपर्टेनेंट टू बिल्डिंग, असेसी उसका मालिक होना चाहिए, एंड ही शुड नॉट कैरी ऑन हिज बिजनेस प्रोफेशन इन सच बिल्डिंग। तो फिर जो भी इनकम होगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी, और तभी लड़की के पिताजी लड़की का हाथ आपके हाथों में देंगे और एक संपन्न विवाह पूरा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन 22 विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये उसकी 3 शर्तें हैं। अगर ये 3 शर्त को मानेंगे तो ही होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक, आई बिलीव आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में 2 बातें हमने सीखी, एक पूरा हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चाहे लेट आउट हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, उसका बेसिक देखा, और लास्टली चार्जेबिलिटी और उसकी कंडीशंस देखी। थैंक यू।